हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, उसके पार्ट ए के कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी आपको चैनल्स और पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज हमने जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी कर लेते हैं। देखिए, आप लोग अच्छी तरह जानते हो एक्सपेरिमेंट जो जे थॉमसन ने किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नॉलेज हुई थी। उसके बाद आपने रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो पक्का ही स्टडी किया होगा। एंड इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें एक्चुअली न्यूक्लियस की नॉलेज हुई थी। किसकी हुई थी? न्यूक्लियस की नॉलेज हुई थी। लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड ने एक्चुअली ये भी बताया था कि एक एक जो पर्टिकुलर एटम है ना, वो हमें कैसे दिखाई देता है। उनके अकॉर्डिंगली ये कहना था कि एक्चुअली में सेंटर में ना एक ऐसा रीजन है जहां पे पूरे एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, और उस पर्टिकुलर रीजन को एक्चुअली न्यूक्लियस का नाम दिया गया था। एंड उनका ये मानना था कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो आपके रिवॉल्व करते हैं स्पाइरल पाथ के अलोंग, एंड एट द एंड स्पाइरल पाथ आपका न्यूक्लियस में जाके खत्म हो जाता है। बाद में जो बोहर थे उन्होंने प्रॉपर वे में ये बात एक्सप्लेन करी थी कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनकी एनर्जी कभी भी डिसिपेट नहीं होती है, मतलब उनकी जो एनर्जी है वो हमेशा फिक्स होती है। उसके हिसाब से आज की डेट में जो हम एटम स्टडी करते हैं, अब वो क्या है, अब मैं आपको वो समझाने लगा हूं। देखिए, जब हम एक एटम के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें यह पता है बेटा कि सेंटर में ना एक ऐसा रीजन है जहां पर हमारा पूरा पॉजिटिवली चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और हम उसको एज अ न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके अराउंड होते हैं बेटा हमारे पास स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इनको स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर एक ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये क्या है आपका, दिस वन इज योर न्यूक्लियस। अब ये जो आप ऑर्बिट देख रहे हो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल क्या होगी, फिक्स होगी। इससे ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी अपनी एक एनर्जी होगी। हाँ, मैं ये बात आपको जरूर बता देता हूं कि जैसे जैसे ऑर्बिट ऊपर की तरफ जाता है वैसे वैसे उनकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होती जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि सबसे पहला जो ऑर्बिट है ना उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे उनकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होती जाएगी। लेकिन एक बात ये भी सच है कि जब आपके वो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में वो कभी भी एनर्जी को डिसिपेट नहीं करते हैं, ना वो एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, लेकिन यह बात सच है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को जंप करके ऊपर जाना है या ऊपर से नीचे आना है तो उस टाइम उनको कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, मान लो इस इलेक्ट्रॉन ने मान लो यहां जाना है तो इस ऑर्बिट की एनर्जी मान लेते हैं कि E2 है, इस ऑर्बिट की एनर्जी मान लेते हैं E1 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, दैट इज E2 माइनस E1, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके जंप करता है फ्रॉम फर्स्ट सेल टू द नेक्स्ट सेल। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ना एनर्जी लिबरेट करता है ना एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो उसका जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है आपकी। हाँ, लेकिन अगर उसने जंप करना है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, तब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अगर नीचे से ऊपर जाना है, और वो अपने में से बाहर निकालता है जब उसने ऊपर से नीचे आना होता है। क्लियर हो गया? गुड। अब जो थ्योरी हमें एक एटम के बारे में बताई जाती है तो उसमें यह कहा जाता है कि जो पार्टिकल रिवॉल्व करता है इस न्यूक्लियस के अलोंग, एक्चुअली में वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है ना, उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है
जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड यस इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो हम इसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। दूसरी बात यह है इसके मास के बारे में कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये बेटा आपके पास क्या हो जाता है, यहां पर आपका मास आ जाता है। अब अगर कोई मुझे ये कह देता है कि विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन इसका मास कितना है, तो मैं आपको कह देता हूं बेटा कि जो मास है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का जो मास होता है ना बेटा, उसका 1/1840 कर दीजिए, जो भी आपको मिलेगा दैट विल बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में। हाँ, अब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो मतलब बेसिकली वो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, और वो फॉर्मूला जो है ना बेटा वो है हमारा 2n का स्क्वायर। ये बेटा हमारा फॉर्मूला है। ये जो n है ना, ये एक्चुअली शेल का नंबर है, इट इज द नंबर ऑफ अ शेल। जैसे कि बेटा देखो शुरुआत सबसे नीचे से शुरू होती है, तो सबसे जो पहला ऑर्बिट होता है ना जस्ट न्यूक्लियस के बाद वाला, उसको n=1 कहा जाता है, दैट इज द फर्स्ट शेल। फिर n=2 आता है बेटा, उस तरह n=3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करता हूं तो n को 1 पुट करूंगा तो आंसर 2 आ जाएगा। अगर मैं सेकंड ऑर्बिट बेटा पुट करूंगा इसके अंदर तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करता हूं बेटा तो आपको पता 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये एक किसी ऑर्बिट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना बेटा कि वो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, ये एक्चुअली उसके बारे में हमें बताता है। आई होप आपको ये जो जर्नल है ये तो समझ में आ गया होगा। अब एक आखिरी बात कि हमारा जो एटम है बेसिकली उसका साइज कितना है, तो जो हमारा साइज है बेटा एटम का वो है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर्स। तो आप देख सकते हो बेटा कितना छोटा होता है, यू नो दैट कि हम उसको देख ही नहीं पाते हैं, तो इसका जो साइज है बेटा वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्लियर? ये तो हमने बात करी बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं बेटा क्या, द साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटा न्यूक्लियस का जो साइज होता है बेटा वो 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14 तक होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एटम के साइज से 10⁻⁻5 टाइम्स या और 10⁻⁻4 टाइम्स होता है द साइज ऑफ एन एटम। ओके, सो ये है बेटा साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। जब किसी न्यूक्लियस के अंदर देखा जाता है तो वहां हमें मिलते हैं बेटा दो चीजें। एक तो मिलता है बेटा आपको न्यूट्रॉन, ठीक है, एक मिलता है बेटा आपको यहां पर प्रोटॉन, दैट इज प्रोटॉन। अब मैं इन दोनों की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि अगर मैं चार्ज के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जो न्यूट्रॉन होता है बेटा उसका कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो इसमें आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज मिलेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपके इलेक्ट्रॉन का भी यही बताया था, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसलिए कभी भी हम जब किसी एटम को स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक बात और, किसी पर्टिकुलर एटम को आपने आयन बनाना है तो क्या होता है, या तो उसके आटोमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या तो उसमें ऐड होते हैं। अगर किसी एटम में से सपोज कर लो कि ये मेरा है न्यूक्लियस
और ये है मेरा बेटा ऑर्बिट। अगर आउटरमोस्ट शेल में से मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सपोज अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज बनता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है बेटा इसके अंदर तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होता तो एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड वाइज, बट यस इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। जहां तक बात आ जाती है बेटा आपके मास ऑफ न्यूट्रॉन का, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, इसका भी बेटा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg बोल देता हूं। लेकिन मैं एक बात आपको अपनी तरफ से बता देता हूं कि जो न्यूट्रॉन है ना वो थोड़ा सा बिट हैवियर होता है एज कंपेयर टू आपका प्रोटॉन, ठीक है। तो लेकिन हम वैल्यू सेम ले लेते हैं, 1.67 10 टू द पावर माइनस 27, और प्रोटॉन का भी बेटा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ही होता है। आई होप बेटा आपको ये जो न्यूट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, ठीक है, इनके चार्जेस, इनके मासेस तो समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा किसी एटम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बात क्या है कि किसी भी एटम को जब हम मुझे रिप्रेजेंट करना है बेटा तो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज एक्स। एक्स मतलब कोई भी एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है आपका एटम है। व्हाट इज दिस, दिस इज एन एटम। इस एटम के अंदर बेटा क्या लगता है, नीचे हम लिखते हैं Z और ऊपर बेटा A लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें ये जो Z है, वो जो A है, ये क्या चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये जो Z है ना बेटा, इसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर, इसको एटॉमिक नंबर हम कहते हैं, ठीक है, या इसको हम चार्ज नंबर भी कहते हैं। ये चार्ज नंबर भी होता है बेटा आपका। और ये नंबर मुझे क्या बताता है बेटा, ये नंबर मुझे बताता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मुझे बताता है, ठीक है। ये Z वैल्यू है, मुझे क्या बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। अब हम अगर बात करते हैं किसकी, ए की, तो इस ए को क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है आपका मास नंबर। क्या कहेंगे हम इसको, अपना मास नंबर, ठीक है। और ये मास नंबर क्या बताता है, ये बताता है बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को। अब मन में आता है सर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। बेटा देखो न्यूक्लियस इज एक्चुअली द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम होता है बेटा उसको बेसिकली हम कह देते हैं दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो एक सिंपल सी बात आप शायद समझ गए होंगे कि अगर मुझे चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सपोज मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, तो बस मुझे इस मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करना पड़ेगा तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कौन बताता है, Z बताता है, इसी वजह से हम यहाँ पे A माइनस Z लिखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है बेटा हमें पता लगते हैं A माइनस Z से, तो A माइनस Z करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये समझ में आ गया होगा। गुड। अब हमारे पास सिर्फ रह जाता है बेटा दैट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। अब बेटा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कैसे पता लगता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, थोड़ा ध्यान से समझना। पता क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर एटम की अगर मैं बात करता हूं तो उस कंडीशन में नीचे Z और A तो लिखा होता है। Z जो है वो बेसिकली क्या बताता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों को बताता है, ठीक है। अब बात यह है कि अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं तो न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, Z है। एक प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है मैं बता चुका हूं बेटा, वो E के बराबर होता है, दैट इज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन लूंगा तो माइनस ही लूंगा, बस ये फर्क है। तो बस जी एक प्रोटॉन का आपको चार्ज पता है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो बेटा आपको पता है कि इसका जो चार्ज होगा, एक न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा दैट विल बी Z इंटू E। तो कभी भी आपने किसी न्यूक्लियस का चार्ज लेना हो, न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि Z की वैल्यू है, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस प्रोटॉन के चार्ज के साथ जो कि 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आपके पास आता है। अब मुझे बात करनी है बेटा एक फैक्ट के बारे में, ठीक है। और वो फैक्ट ये है बेटा,
that is, as we know that the mass of electron is very less as compared to the mass of neutron और प्रोटॉन, राइट, और प्रोटॉन। ठीक है बेटा, हमें पता है कि जो मास है ना इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देयरफॉर द मास ऑफ एटम is approximately equal to the mass of nucleus। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए क्या होता है बेटा, ये बात आपने समझनी है। देखो एक बात तो सच है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और न्यूक्लियॉन्स भी होते हैं, है ना, होते हैं ना। और आपको पता है बेटा कि एक पर्टिकुलर मतलब अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियॉन्स की, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आते हैं। तो एक एटम का मास बनाने के लिए मुझे तीनों का सम लेना पड़ेगा। किसका? इलेक्ट्रॉन का मास भी, प्रोटॉन का मास भी, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन का मास भी। लेकिन बेटा मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सो देयरफॉर जो मास है ना न्यूक्लियस का, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, उन दोनों का जो सम होगा हम वो मान लेते हैं कि पूरे एटम का ही मास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि हम उसको निग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो बेटा ये जो फैक्ट है ये आपने बेटा हमेशा याद रखना है। अब इसके अलावा बेटा तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने आपस में डिस्कस करने हैं, तो चलिए जल्दी से पहले अब हम वही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है बेटा, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि इन एन एटम अंडरगोज अ केमिकल चेंज। देखिए बेटा मैं आपको दो बातें समझा दूं। ये चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, और इस रेडियो एक्टिविटी के दौरान जब भी कोई पार्टिकल एमिट आउट होता है, आपने अब तक थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं कि तीन तरह के बेटा पार्टिकल्स एमिट आउट होते हैं, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा, जो रेडियो एक्टिविटी में हम स्टडी करते हैं। ये हमेशा न्यूक्लियस से निकलते हैं, इसलिए रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिनन है। लेकिन बेटा जब हम नॉर्मल रिएक्शंस की बात करते हैं ना, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि देखिए Na प्लस Cl, है ना, ये क्या बन जाता है बेटा आपका NaCl। ऐसा क्यों? क्योंकि Na हमारे पास पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से NaCl आपका बेटा बन जाता है, राइट। एक बात प्लीज हमेशा याद रखना, और वो बेटा बात ये है कि एक्चुअली में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है तो उसके आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। और अब हम बात करते हैं बेटा एक न्यूक्लियर रिएक्शन की। मतलब ये कि मान लीजिए बेटा मेरे पास है यूरेनियम 92 238 है बेटा, इसमें से निकला एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। अब ये बेटा अल्फा पार्टिकल क्या होता है मैं जस्ट बताने के लिए बता देता हूँ कि डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम को कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन ये अल्फा पार्टिकल कहां से निकलता है? यूरेनियम के न्यूक्लियस से निकलता है, और यूरेनियम के न्यूक्लियस से निकलने की वजह से ये आपका क्या बन जाता है बेटा? ये आपका थोरियम बन जाता है। सो दिस वन इज थोरियम। तो मैं पता क्या बोलना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि जब एक केमिकल चेंज टेक प्लेस करते हैं ना तो एटम वहीं के वहीं रहते हैं, ठीक है, उनमें बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं और एक नया जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्रिएट होता है। लेकिन जब आप एक न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात करते हो तो उस कंडीशन के अंदर पूरा का पूरा जो आपका एटम है वो ही चेंज हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस ना मेन पार्ट है किसी एटम का। अगर आप उसके न्यूक्लियस में चेंज लेके आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा एटम ही आपका चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। दूसरा पॉइंट आपका ये कहता है कि अ न्यूक्लियर चेंज रिक्वायर्स मच हायर एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, which is nearly 10 to the power 6 time as compared to the energy required for a chemical change which is of the order of few electron volt। अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। इसको समझने से पहले ना बेटा पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि देखिए मेरे पास क्या है बेटा, एक न्यूक्लियस है, राइट। सो दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस इज ऑफ कोर्स अ पॉजिटिवली चार्ज, और ये है बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन मतलब जो कि नेगेटिव चार्ज है और जो न्यूक्लियस है विच इज अ पॉजिटिव चार्ज, उनके बीच में बेटा फोर्स एक्ट करती है, और वो फोर्स है बेटा आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कोर्स बेटा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं नेचर में। तो यू नो दैट बेटा कि ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, आपने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है। अब बेटा एक बार ना गौर से समझना, इस न्यूक्लियस को ना मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं अब यहां पे,
ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर बड़ा बना रहा हूं बेटा। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपका न्यूट्रॉन, और क्या पाए जाते हैं बेटा आपके प्रोटॉन। अब देखिए बेटा, प्रोटॉन एक तो है नहीं, कई सारे प्रोटॉन्स हैं बेटा। ये प्रोटॉन दोनों क्या है, दीज टू आर पॉजिटिव चार्जेस। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, लगाएंगे ना, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ऑफ रिपल्शन। अब इतनी रिपल्सिव फोर्स के बावजूद ये दोनों आपस में इकट्ठे एक न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को एक साथ रखने के लिए कोई इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स तो है ही है, जो मेरे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ज्यादा है। इसी फोर्स को बेटा कहा जाता है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। मेरी बात समझने की कोशिश करी, मैं फिर से बताता हूं। देखिए बेटा, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स में तो कोई चार्ज नहीं है, छोड़ो, लेकिन प्रोटॉन में तो पॉजिटिव चार्ज है। दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के नजदीक नजदीक रखोगे तो फोर्स और रिपल्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब फोर्स और रिपल्शन अगर उनके बीच में एक्ट कर रही है तो प्रोटॉन को तो कभी से ही मतलब आप समझ लो न्यूक्लियस को छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। मतलब इनको बाउंड करके रखा हुआ है किसी ऐसे फोर्स ने जो मेरे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ज्यादा है, एंड उसका नाम है बेटा आपका न्यूक्लियर फोर्स। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये फोर्स इस न्यूक्लियर फोर्स से वीक है। इसका मतलब है कि कम एनर्जी देकर भी मैं चाहूं तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूं बेटा, लेकिन अगर मुझे किसी प्रोटॉन को इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस से बाहर निकालना है तो ऑब्वियस है ना, मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, एंड इसको ओवरकम करने के लिए मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी वजह से बेटा हम यहां पर ये कहते हैं, ये बात हम यहां पर कहते हैं इस चीज को बेटा कि हमने क्या बेटा स्टडी किया था, हमने ये वाला पॉइंट स्टडी किया था कि न्यूक्लियर चेंज रिक्वायर्स मच हायर एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स व्हिच इज नियरली 10 टू द पावर 6 टाइम्स एज कंपेयर्ड टू द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए केमिकल चेंज व्हिच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। समझ में आया बेटा आपको? गुड। अब हम बात करते हैं बेटा, दैट इज थर्ड पॉइंट की। कहते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्शन द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर रिमेन्स कंजर्व्ड। In other words, the total sum of atomic number of the reactant is equal to the number of atomic number of the products. Similarly, the total sum of mass number of the reactants is equal to the sum of the mass number of the product. अब देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है? देखो, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आपको लेके चलूंगा इस रिएक्शन के अंदर, और आप इस रिएक्शन में साफ देख सकते हो बेटा कि ये देखो चार्ज नंबर क्या है, 92, ये है 90। ये क्या है बेटा आपका रिएक्टेंट, ये दोनों क्या है आपके प्रोडक्ट। तो 90 प्लस 2 करेंगे तो अभी भी क्या बन रहा है, 92 बन रहा है ना। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का चार्ज नंबर क्या है, सेम है। उस तरह यहां देखो 238, ये है 234, और ये 4 मिला के देख लो 238 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो बस यही वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर कि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर चार्ज नंबर भी सेम होता है, कंजर्व रहता है, और मास नंबर भी आपका कंजर्व रहता है। आई होप आपको ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, और इनके बारे में ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट कर ली है। इसके अंदर आज हमने स्टडी किया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, हमने स्टडी किया न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।